नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज बात आदत से मजबूर सियासत की करेंगे। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन की वजह से पैदल चल रहे मजदूरों के बहाने सियासत परवान चढ़ रही है। विपक्षी दल सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं और तंज कस रहे हैं। विरोधियों के इन हमलों को सरकार ने खारिज किया है और मजदूरों को सहूलियत के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी है। सरकार का दावा है कि यूपी में बीते एक हफ्ते में ट्रेन के जरिए 4,70,000 लोग लौट चुके हैं। इसके अलावा बसों के जरिए भी लोगों को वापस लाया गया है। सरकार यह भी दावा करती है कि मजदूरों को उनके घर तक बिना किराए पहुंचाया जाएगा और लगातार यह काम किया भी जा रहा है। इसके बाद भी लोग पैदल पलायन कर रहे हैं, लिहाजा विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिल गया है। मगर सवाल इस बात का है कि संकट की इस घड़ी में सियासत करने की ये कैसी मजबूरी है? आखिर परेशानी में पड़े प्रवासियों के नाम पर राजनीति करना कितना जरूरी है? सवाल यह भी पूछेंगे कि आखिर सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए जिससे पैदल चल रहे लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। ऐसे ही कई और सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देखिए कैसे सड़क पर चल रहे मजदूरों को सियासी मोहरा बनाकर सियासत की जा रही है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच बेबस मजदूर पैदल ही अपने घर निकलने को मजबूर हैं। हालांकि सरकारों ने बसों और ट्रेन का इंतजाम किया है, इसके बाद भी सड़कों पर मजदूरों की भीड़ नजर आ रही है। सबसे परेशान करने वाली बात यह कि मजदूरों के साथ पलायन करने वालों में महिलाएं और मासूम बच्चे भी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से हो रहा पलायन बेहद तकलीफ वाला है। से सर जा रहे थे मिर्जापुर, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई दे देते थे, जिससे गांव पड़ा तो करीबा खा पी लेते थे, करीबा वो कोई व्यवस्था नहीं, जिसको नमकीन खा लेते थे बस। अपील करेंगे सर, हमारा देख ही लीजिए, सबका उस समय घर बन गया, सब चीज़ व्यवस्था हो गया सर, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग जैसा कि जैसा है तो हम लोग का क्या मिलेगा सर? हम लोग तो कमा खा के अपने माँ बाप का पेट पालते हैं। अभी तो वहाँ कुछ नहीं मिल रहा खाने के लिए। एक अफवाह उड़ रही है कि खाने को दे रहे हैं, राशन मिल रहा, हम लोग को कुछ नहीं मिला जब हम वहाँ से निकले हैं। हमको जौनपुर जाना है यूपी। हाँ। और हम मुंबई से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से। हाँ। तो पैदल आ रहे हैं? पैदल आ रहे हैं, 15 दिन हो गए आते। हाँ। कहीं कहीं गाड़ी वाले मिल जाते हैं, अच्छे कुछ दूर तक छोड़ देते। यहाँ कब से फंसे हो? यहाँ 3 दिन से साहब एकदम भूखे हैं। एक भी आज इतना दिन पर एक बाटल पानी हमको मिला है। हमको 4 दिन हो गया, हमको झांसी से रिटर्न किया गया बाबूजी। हमारी कोई सहायता और मदद नहीं कर रहा बाबूजी। धूम में पड़े हमारी कोई सुनता नहीं। उत्तर प्रदेश वाले कह रहे कि तुम मध्य प्रदेश में जाओ, और मध्य प्रदेश वाले कह रहे तुम उत्तर प्रदेश में जाओ। 2 रुपये वाला बिस्कुट दिया इधर, और मेरे को सबको मार मार के, जैसे जानवर नहीं खेदे जाते वैसे खेद के वहाँ तक लगे। इधर भी रुकने नहीं दिया, कहीं पे पानी वानी कुछ भी जंगल में नहीं मिल रहा। क्या करूँ सर? महामारी की मार हर तरफ है। ऐसे में बेरोजगारी की मार झेल रहे मजदूरों के सामने घर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं, लिहाजा वो हर हालत में अपने घर पहुंचना चाहते हैं। संकट की इस घड़ी में योगी सरकार मजदूरों की मदद के लिए हर संभव कदम उठा रही है। हम लोगों ने जितने भी हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे हैं, इन्हें हम सुरक्षित ट्रेन से या बस से जिले में ले जा रहे हैं, जिले में पहुंचा रहे हैं। जिले में क्वारंटाइन सेंटर में रख करके वहां उनके भोजन, वहां पे उनकी सारी सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं। फिर हेल्थ चेकअप करने के बाद जो व्यक्ति स्वस्थ है उसे बसेस से खाद्यान्न देकर के उसके घर तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। सीएम योगी ने तमाम अफसरों को एक बार फिर निर्देश दिया है कि यूपी की सीमा में आते ही सबसे पहले मजदूरों के खाने पीने का इंतजाम किया जाए। इसके बाद उन्हें बसों के जरिए घर पहुंचाया जाए। सीएम ने साफ किया कि कोई भी मजदूर पैदल ना चले। पैदल चलने में लंबी दूरी तय करने पर व्यक्ति डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है, उसके स्वास्थ्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। कतई न करे। जब सरकार ला रही है, इतने दिन उन्होंने धैर्य रखा है, इस समय धैर्य रखें। हम उनको लेकर के आएंगे, सुरक्षित व्यवस्था देंगे, निःशुल्क व्यवस्था देंगे, वो किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े। उत्तर प्रदेश में अब तक 13 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस आ चुके हैं। सरकार की ओर से इन तमाम मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। वहीं पैदल चलते मजदूरों के मुद्दे पर सियासत भी हावी हो गई है।
विपक्ष की ओर से लगातार इसे मुद्दा बनाया जा रहा है और सरकार पर तंज कसा जा रहा है। कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल सरकार पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, श्रमिकों को काम पर लाने के लिए तो सरकार उद्योगपतियों को पैसा दे रही है, पर घर लौट रहे उन बेबस मजदूरों के लिए कोई इंतजाम नहीं जो सड़क पर भूखे प्यासे मरने पर मजबूर हैं। अब सब जान गए हैं कि यह सरकार अमीरों के साथ है और मजदूर, किसान, गरीब के खिलाफ बीजेपी की कलई खुल गई। मजदूरों की मजबूरी को हथियार बनाकर विपक्ष की ओर से सरकार पर प्रहार किया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष ने विरोधियों के इन आरोपों को न सिर्फ सिरे से खारिज किया बल्कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में मजदूरों के साथ हो रहे भेदभाव का हवाला देकर पलटवार भी किया। जहां कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों का शासन है, वो उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। उनको जबरदस्ती उत्तर प्रदेश आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हर मुद्दे की तरह मजदूरों के मुद्दे पर भी सियासत आदत से मजबूर है, मगर सवाल ये कि क्या गरीबों की बेबसी पर सियासत से फायदा होगा? क्या संकट की इस घड़ी में सभी लोग मिलकर काम नहीं कर सकते? क्या एकजुट होकर गरीबों की मदद नहीं की जा सकती? सवाल ये भी कि आखिर मजदूरों की मजबूरी को कुछ लोग सियासी हथियार के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने किस तरह से मजदूर पैदल चल रहे हैं, कोई किसी तरह से अपने घर पहुंचना चाहता है, और यही वजह है कि मजदूरों को जो मदद पहुंचाने के दावे हो रहे हैं उन पर सवाल भी खड़े होते हैं। कुछ सवालों पर नजर डाल लेते हैं। मजदूर पैदल चलने को आखिर क्यों मजबूर हो रहे हैं? सबसे पहला सवाल ये, जब सरकारें मदद दे रही हैं तो फिर क्यों चलते? क्या मजदूरों तक सही जानकारी नहीं पहुंच रही है? सरकार को क्या और कदम उठाने चाहिए कि मजदूर जहां हैं वहीं रहें, पलायन ना करें? पलायन कर रहे हैं मजदूरों को कैसे रोका जा सकता है? इस पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है, सुझाव नहीं है। मजदूरों की मजबूरी पर ये सियासत क्यों हो रही है? आज हम ये भी सवाल पूछेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। संजय राय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। नृपेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। प्रेमनाथ साय महासचिव हैं एसी2 के, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कृष्ण मोहन पांडे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और आज की चर्चा की शुरुआत मैं प्रेमनाथ राय साहब आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि सियासत इस मसले पर हो रही है, लेकिन हम यही जानना चाहते हैं कि सरकार कह रही है कि आप बाहर ना निकलें, जिस भी प्रदेश में आपको जाना है वहां पर ना जाएं, आप जहां हैं वहां रहें, आप तक मदद पहुंचाई जाएगी, लेकिन उसके बावजूद मजदूर निकल रहे हैं। तो कारण क्या है? क्या उन तक मदद नहीं पहुंच रही है या फिर उनको जानकारी नहीं मिल रही? आखिर कारण क्या है? प्रेमनाथ राय साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ऐसा है कि सरकार जो घोषणा कर रही है या जो वादे कर रही है वो नीचे तक नहीं जा रही है। सरकार ने लॉकडाउन के समय में कहा था कि मार्च का और अप्रैल का किसी भी मजदूर का वेतन नहीं कटेगा, उनको वेतन दिया जाएगा, उनकी छटनी नहीं होगी, नौकरी से हटाया नहीं जाएगा। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश थे उसको मालिकों ने नहीं माना, उसकी शिकायत भी की गई। हमने श्रम सचिव से कहा, श्रम आयुक्त से कहा, एएलसी से कहा, इनका कोई असर नहीं पड़ा। बाद में तो मालिकों के साथ मीटिंग करके सरकार ने यह तय कर दिया कि मालिकों के खिलाफ कोई उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं होगी, कोई कानून लागू नहीं होगा। मौखिक ये लेबर कमिश्नर ने मालिकों को आश्वासन दिया। तो जब ये नीचे संदेश गया और नीचे 17 अप्रैल तक मजदूर अपने अपने घर में रहा है, जब 17 तक सरकार की कोई सहायता नहीं पहुंची है तब वो निकलना शुरू किया है। केजरीवाल जी ने भी कहा था कि जो मजदूर किराए के मकान में रह रहे हैं मालिक का किराया सरकार देगी, लेकिन ये सब सरकार की घोषणाएं हैं, नीचे तक नहीं जा रहा है। और उसका कारण यह है कि सरकार केवल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर निर्भर है, ये दूसरे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। अगर श्रम संगठनों को, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करती राहत कार्यों में तो मैं समझता हूं कि ज़्यादा अच्छा रहता।
अभी कंट्रोल रूम, मैं 10 जिलों का नाम गिना सकता हूं जहां के कंट्रोल के जो प्रवासी मजदूरों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त हैं वो टेलीफोन नहीं उठा रहे हैं। तो ये तो हालत है, बड़े बड़े अधिकारी टेलीफोन नहीं उठा रहे हैं। इनका पैरेलल जो सरकार ने जनता के बीच में टेलीफोन नंबर जारी किए हैं और जो अधिकारियों के नंबर हैं दोनों अलग अलग हैं। केवल कंट्रोल रूम का जो है टेलीफोन उठता है, मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत होती है, उस पर थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है, लेकिन नीचे ढांचा इनका एकदम बैठा हुआ है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। इसलिए मजदूरों में ये संदेश गया कि ये सरकार कुछ नहीं कर सकती, हमको स्वयं करना चाहिए, और इसलिए लोग निकल चुके हैं। ये आपने बिल्कुल बहुत काम की बात कही है। मकान मालिकों ने मजदूरों से उनके बर्तन तक रखवा लिए। ये बहुत काम की बात आपने कही है, बर्तन ही रख ले रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इस पर संजय राय जवाब दें। संजय राय साहब, आप कह रहे हैं मजदूरों से ना निकलें, सरकार कह रही है हम व्यवस्था कर रहे हैं। आपकी जो दावे हैं, जो व्यवस्था है, वो नीचे तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं 2-3 मिनट लूंगा। जरा गंभीर बात राय साहब ने किया है और गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं उनका जरा जवाब देना चाहता हूं ठीक से। पहली बात तो यह है कि निश्चित रूप से आज भारत सहित पूरा विश्व कोरोना संकट से परेशान है, परंतु संकट के इस घड़ी में जो है पूरी दुनिया अगर किसी एक नेता की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है तो वो है भारत। और भारत संजय राय साहब, 1.5 महीने से आप ये कह रहे हैं कि एक आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। आप ये बताइए ना कि आशा भरी निगाह से जो मजदूर देख रहा है उसकी आशा क्यों नहीं पूरी हो रही है? मृदुल जी आप नोट करिए, फिर आप नोट करिए। पहली बात यह है कि हमने मजदूरों को 1,000 रुपया खाते में दिया। ठीक है, हमने जो है 2 महीने का राशन दिया। अभी जो है हमने जो है राशन कार्ड को, सुन लीजिए, राशन कार्ड किसी भी प्रदेश का बना हो और मजदूर किसी भी प्रदेश में जाए उस पर उसको जो है कि राशन मिलेगा उसकी व्यवस्था किया। और जिस मजदूर के पास राशन कार्ड नहीं है उसको भी राशन और जो है कि चना, ये सारा कुछ देने की प्लान किया। और केवल मजदूर के राशन पर 3500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने अभी नई व्यवस्था की है, जो पीछे दे दिया उसको छोड़ करके। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 25 लाख लोगों को मनरेगा में काम इस समय जो है दिया गया है और कोशिश हो रही है कि मई के अंत तक ये आपके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आंकड़े हैं संजय राय साहब। सुनिए मृदुल जी बात, लेकिन सुनिए ना सर, आप मेरी बात सुनिए सर। आप सुनेंगे तब तो। आपने जो पैसे दिए वो आज तो दिए नहीं है, लॉकडाउन के तुरंत बाद दे दिए थे सरकार ने। हम तो ये पूछ रहे हैं आपसे, आपने दे दिया, आपने घोषणा कर दी, फिर ये मजदूर क्यों जा रहे हैं? हमारा सवाल यही है सर। आपने नहीं दिया इस पर हम सवाल नहीं कर रहे, आपने दिया, लेकिन अगर आपके देने के बावजूद ये सड़कों पर हैं तो फिर आपके देने का मतलब क्या है? यही तो हम पूछ रहे हैं। नहीं मृदुल जी, आप क्या चाहते हैं कि हम जवाब दें आकि आप जो मुझे ठीक जवाब दें सवाल का? चुप रहे आप, पता है पहले मैं चाहता हूं आप मुझे ठीक जवाब तो आप जवाब देने देंगे तब देंगे ना। हाँ आप जवाब देने दे तब देंगे ना। कहिए। केंद्र सरकार ने प्रदेशों को कहा कि हम मजदूरों को भेजने के लिए ट्रेन की व्यवस्था करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 487 ट्रेन की अनुमति दिया, बिहार सरकार ने 254 ट्रेन की अनुमति दिया और सूडो सेकुलर राजनीति की जो स्तंभ है ममता बनर्जी ने केवल 9 ट्रेन की अनुमति दिया और वो भी अजमेर से आने के लिए। मुझे नहीं पूछना ममता बनर्जी, बात तो सुनिए ना। नहीं बात सुनिए। अरे आप तो जब मेरे सवाल का जवाब दीजिए बस। जो है कि बंगाल से केवल नहीं, हमारी बात सुनिए। आप अगर ट्रेन से मजदूर को भेजना है तो संख्या है जितनी, ट्रेन से बारी बारी से लोग जाएंगे, थोड़े थोड़े संख्या में जाएंगे। किसी का नंबर आज लगेगा, किसी का 15 दिन बाद लगेगा, किसी का 3 दिन बाद लगेगा, किसी का 4 दिन बाद, किसी का 6 दिन बाद। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अब मैं ममता बनर्जी से यहाँ बैठ के सवाल करूं या ममता बनर्जी के किसी पार्टी के प्रवक्ता को बुलाकर उनसे सवाल करूं? हमारी बात सुनिए। अरे आप सरकार में आप जवाब दीजिए ना। पहले आप सुनिए, मैं जवाब, आप मेरा जवाब लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरी योजना बनाई कि जितने भी स्किल्ड लेबर हैं, चाहे वो प्लम्बर हैं, चाहे वो जो है कि जितने भी स्किल्ड लेबर हैं, बिजली काम, उनके लिए एक ऐप जारी किया।
उस ऐप के माध्यम से सबका डेटाबेस तैयार होगा। प्रवासी राहत मित्र ऐप जो दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अब तक 13.5 लाख मजदूर आए हैं। अनुमान है कि कुल 25 लाख के आसपास आएंगे। देखिए संजय जी, और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ी पहल किया, हाँ। कि जो दूसरे स्टेट का मजदूर उत्तर प्रदेश से गुजर रहे हैं, हाँ। सुन लीजिए मृदुल जी, उनको हम भोजन दे रहे हैं, उनको हम चप्पल भी दे रहे हैं। वही तो सर आपसे कहना चाहता हूं, उनको बस लगा करके उनको बस मुझे ये लगा समझ में आ रहा है संजय जी, या बंगाल के हैं वहां पहुंचाने की व्यवस्था की सर वहां पहुंचाने की व्यवस्था की मेरी बात तो सुनिए। हाँ, समस्या इस बात की है, समस्या इस आपकी बात जो की है व्यवस्थाएं कि हैं चूंकि वो नीचे तक नहीं पहुंच रही हैं सर, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आगरा में जब एक बच्चा अपनी माता जी के साथ जा रहा है और वो सूटकेस पर सोता हुआ जाता है, तो क्या उस तक 1000 रुपए नहीं पहुंचे या उस तक वो राशन नहीं पहुंचा? वो घर से क्यों निकल रहे हैं? ये हमें सोचना होगा सर। वो जो है कि वो कमियां तो हमें बतानी है सर, इसलिए हम बैठे हुए हैं। सोचे हुए हैं नहीं, जब सुन लीजिए ना उसका, क्योंकि चूंकि ट्रेनों से जाना है तो जो स्टेट ट्रेन मांग रहे हैं उसको ट्रेन मिल रही है। अब बंगाल ट्रेन नहीं मांग रहा है, दिल्ली ट्रेन नहीं मांग रहा है, तो वहां के मजदूर नहीं जा रहे हैं। और जहां के मजदूर जा भी रहे हैं तो सब एक दिन में नहीं पहुंचेंगे ना, एक दिन में एक लिमिटेड संख्या जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कुछ आंकड़े, तो बहुत सारे लोगों का धैर्य और विपक्ष की भी इस पर प्रतिक्रिया लेता हूं मैं विपक्ष की भी प्रतिक्रिया लेता हूं संजय जी। सुनिए पहले, दिल्ली महाराष्ट्र, हाँ। दिल्ली और महाराष्ट्र, केवल मैं 30 सेकंड मृदुल जी, 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। दिल्ली और महाराष्ट्र के सरकारें, दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकारें पहले दिन से चाह रही थी कि मजदूर हमारे स्टेट से चले जाएं। इसके लिए उन लोगों ने जो है अफवाह भी फैलाया और दिल्ली की सरकार अपना बस लगा करके, ठीक है, राजस्थान जहां बीजेपी की सरकार ने वो सारे प्रदेश बिल्कुल कचरा व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी सब अच्छे हैं। महाराष्ट्र में हमने देख ली किस तरीके से कचरा बताया गया उन्हें वोट बैंक का, और वही सारे प्रदेश कर रहे हैं, बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं संजय जी, मेजर आशीष, मैं आपका कमेंट लूं उससे पहले नृपेंद्र सिंह साहब के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने सीधे कटघरे में खड़ा किया है महाराष्ट्र की सरकार को, पश्चिम बंगाल की सरकार को, जो अलग अलग समय पर कांग्रेस के साथ रही है, और महाराष्ट्र में तो अभी भी कांग्रेस की सरकार है। नृपेंद्र जी, बीजेपी कह रही है कि भाई हम क्या करें, हम तो ट्रेन चलाना चाहते हैं, बंगाल ट्रेन बुला ही नहीं रहा, महाराष्ट्र बुला ही नहीं रहा, तो ये उन्हीं के राज्यों के मजदूर हैं, हमारे नहीं है, हम तो पहुंचा रहे हैं व्यवस्था। मैं आपकी बात को भी सुन रहा था, और मैं माननीय संजय राय जी की बात को भी बड़ी बारीकी से मैंने सुना, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़ी ही मासूमियत से उन्होंने सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया। अपने हिस्से के जो दिए हैं, अपने हिस्से के जो कार्य हैं, हाँ। जो केंद्र में सत्ता होने के बावजूद न कर पाने की इनकी जो पीड़ा है, शायद उसको भी व्यक्त कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। आपको मालूम है कि रेलवे किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है कि राज्य सरकार के पास है? अगर रेलवे के द्वारा समय पे समुचित तरीके से सारी व्यवस्थाएं की जाती और केंद्र सरकार के द्वारा जो भय का माहौल, सबसे विडंबनापूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भयपूर्ण माहौल बनाया गया, मजदूरों को विस्थापित करने से पहले उस भय के वातावरण को दूर करना चाहिए था, और एक मजबूत एक्शन प्लान के द्वारा मजदूरों को ये भय जो है नृपेंद्र जी में ले जाने की नृपेंद्र जी, ये जो भय है ये हमें महाराष्ट्र से क्यों दिख रहा है? बात यह है सवाल कि ये भी खड़ा होता है, विकट समय में भी केंद्र सरकार के द्वारा मजदूरों मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये भय जो है ये महाराष्ट्र में क्यों नजर आ रहा है? आपको याद होगा कि केवल कांग्रेस महाराष्ट्र ऐसा तो है नहीं सर कि मजदूरों को इंडिया से बाहर हो, भारत का हिस्सा है, वहां पर क्यों ये भय है? कांग्रेस ने, हमारी अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी ने कहा था, जी, ये भय जो है ये महाराष्ट्र में क्यों? सोनिया जी ने कहा था कि मजदूरों से हमारी जो स्टेट की सरकारें हैं वो पैसा नहीं लेंगी। अगर यह सारा कुछ पहले ही एक्शन प्लान के द्वारा अगर हमारे केंद्र सरकार के द्वारा बना लिया गया होता, तो आज हमारे जो मजदूर भाइयों के अंदर जो भय का माहौल है, देखिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो भय के, संजय जी बता रहे हैं 13.5 लाख मजदूर वापस आ चुके हैं, उसको कैसे दूर किया जाए? संजय जी बता रहे हैं 13.5 लाख मजदूर हम लेकर आ गए हैं, क्वारंटीन सेंटर में रख दिया। मृदुल जी, आप ये बताइए ना कितनी संख्या बची हुई है? सड़कों की हालत है। नहीं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि आपने कितनी संख्या बता दी या कितना पता किया कि कितने सारे मजदूर अभी नहीं पहुंचे, तो हम कम से कम सवाल भी पूछ लें कि भाई इतने सारे रुके हुए हैं, इनको कब लाएंगे?
नहीं, बात यह है कि आंकड़ों की जो अभी बाजीगरी दिखाई हमारे संजय जी ने, उन आंकड़ों से इतर जो प्रदेश की जो वास्तविक स्थिति, अगर इतना ही उत्तम प्रदेश होता तो ये हमारे मजदूर भाई बाहर क्यों जाते, वे क्यों नहीं यहाँ पर काम करते? नहीं तो आपकी तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उनको कहाँ खपाएंगे आप? मैं वही तो कह रहा हूँ, अब आपकी सरकार कई सालों से नहीं रही, लगभग 3 दशक से तो नहीं है, आपकी सरकार 3 दशक से नहीं है, तो आपसे तो मैं पूछूंगा तो फिर गलती मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे क्यों सवाल कर रहा हूँ, लेकिन केंद्र में तो आप भी रहे हैं। देश की 60 साल कांग्रेस ने सरकार चलाया, इसके वजह से मजदूरों को दूसरे स्टेट जाना पड़ता है। मान्यवर कांग्रेस की देन है, 6 साल से सत्ता कांग्रेस जो देश में 60 साल शासन की, एक कांग्रेस की नीतियों की देन है। कांग्रेस की सरकार ने कांग्रेस की नीतियों के कारण मजदूर को दूसरे आज आपने जीडीपी की क्या हालत कर दी है? ठीक है, क्या आप हर बात को 60 साल के लिए नहीं, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ 2014 के समय नृपेंद्र जी, 8% की जीडीपी, मैं ना 7 साल पे ले जा रहा हूँ ना 6 साल पे आ रहा हूँ, वो सत्ता से मैं तो अभी की तस्वीर दिखा रहा हूँ, 1 हफ्ते की, 6 दिन का तो आप पहले सुलझा लीजिए। जी मेजर आशीष, मृदुल भाई, मैं जानता हूँ कि आपने जो बातें पूछी हैं, हाँ, संजय राय जी उससे बचने मैं इसलिए तो कह रहा हूँ सर, मैं एक भी पुरानी बात नहीं करना चाहता और उससे समय जाया नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ वही बात करूंगा जो इस समय जरूरी है, और जरूरी है कि मजदूरों की कम से कम संख्या तो पता चले, कितने मजदूर बाहर हैं, कितने आ गए, सरकार कह रही है 13.5 लाख आ गए, और ऐसी कितनी संख्या है जो सड़कों पर है, जो किसी प्रदेश में या कहीं रास्ते में। मेजर आशीष, सारे आंकड़े होने चाहिए, एक चीज मैं वही कह रहा हूँ, आंकड़े होने चाहिए, मैं संजय जी से भी लूंगा आंकड़े, मैं लूंगा आंकड़े। 1 मिनट मेजर आशीष का मैं कमेंट ले लेता हूँ। राजनीति से न जोड़े, क्योंकि नहीं, आपने क्योंकि कहा ये उत्तर प्रदेश कैसा है तो फिर लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? उनके साथ अब हर राज्य से सर बाहर लोग गए हैं मेजर आशीष, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। अगर हम पूछने लगे कि पहले से ये बाहर क्यों गए, फिर आप कहेंगे यहाँ तो विकास नहीं हुआ, फिर आप कहेंगे हमने बहुत अच्छा किया, इनने नहीं किया। अभी स्थिति है कि सर ये मजदूर जो है घर कैसे पहुंचेंगे? ट्रेन भी चल रही है, सरकार कह रही है बस चला रहे हैं, सरकार कह रही है पैसे दे रहे हैं, फिर कहां कमी है? देखिए, बातें सुन रहा था, आपका जो शुरू में वीडियोस दिखाए, इस तरीके के तमाम वीडियोस जो हैं अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो सैकड़ों वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जहां पे जो गरीब मजदूर हैं बेचारे बुरी हालत में जो है भूखे प्यासे जो है चल रहे हैं, और सरकार तो कहीं ऐसी मदद करती हुई नहीं दिख रही, पर देश की जनता जो है अपने घर के बाहर निकल के, मैंने देखा है लोग पानी की बोतलें हैं, खाने का सामान है, मतलब एक मानवीय दृष्टि कोण से देश की जनता को धन्यवाद है जो अपने स्तर से आगे बढ़ करके, चाहे वो किसी भी पार्टी के समर्थक हों, वो ज्यादा दिख रही है सड़क पे, जो मदद करती हुई दिख रही है। शासन और प्रशासन तो ऐसा कुछ खास करता हुआ दिख नहीं रहा। जितने बड़े बड़े दावे, जो आंकड़े जो गिनाए जाते हैं, अगर वो वाकई सच होते तो आज सड़कों पे ये हालत नहीं होती। आंकड़ों में आप 13 लाख क्या, आप 13 करोड़ बोल दीजिए, बोलने में क्या जाता है? बोलने में तो कुछ भी नहीं जाता है। आप कुछ भी घोषणा कर दीजिए, जैसे घोषणाएं तो अब पिछले 6 साल से बहुत हमने बड़ी बड़ी घोषणाएं देखी हैं, कोई छोटी मोटी घोषणाएं नहीं देखी, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, और जिस तरह कही जाती हैं बस वैसे ही फिर वो खत्म हो जाती हैं, फिर एक नए नए दावे आ जाते हैं, फिर नई घोषणाएं आ जाती हैं। तो ये घोषणाओं से तो उन मजदूरों का कोई भला होता हुआ दिख नहीं रहा है। अभी एक वीडियो देखा था जिसमें कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे जो है पथराव चल रहा था, कुछ जो इधर के मजदूर हैं कुछ उधर जाना चाह रहे हैं, कुछ उधर से वापस आना चाह रहे हैं। एक अजीबोगरीब स्थिति है। अगर वाकई में एक प्लान्ड वे में और इतनी ट्रेन्स जो हैं, जाहिर सी बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आता है रेलवेज, तो वो उन्हीं को फैसला करना है कहां से कितनी ट्रेनें चलेंगी। अब स्टेट उसमें कितना क्या कर रहा है, ये तो अगर सरकार चाहे ट्रेन चलाना तो मैं नहीं समझता कोई स्टेट गवर्नमेंट उसे रोक पाएगी, कहीं कोई बाधित नहीं कर पाएगी उसे कि वो ट्रेन नहीं चला सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉल है, वो चाहे 10 ट्रेन चला दे या 20 ट्रेन चला दे। ट्रेन चल रही है नहीं, अगर उतनी नहीं, आप ये समझिए ना, मैं वही कह रहा हूं कि ट्रेन जो है कम चली और जो चली उसमें यही अभी तक ये रहा है कि उतने पैसे टिकट देने के लोगों के पास नहीं थे। सर, मैं इधर रुख करेंगे, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण मोहन पांडे जी मौजूद हैं। कृष्ण मोहन जी, आपके पास आऊं उससे पहले, ब्रेक से पहले मेजर आशीष का कमेंट रह गया था। मेजर आशीष, मैं यही जानना चाहता हूं, देखिए हम बहुत सारी कमियां और खामियां तो बता रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई सुझाव ऐसा नहीं देखा। कम से कम कोई सुझाव आप बता दीजिए, सरकार नहीं कर पा रही है, सुन नहीं रही है तो सुन लेगी, अगर अच्छा होगा तो। आ रहा हूं संजय राय साहब, 1 सेकंड आ रहा हूं।
मैं समझता हूँ अभी भी बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रास्ते में हैं, और मैं ये भी मानता हूँ क्योंकि उनके पास साधन की कमी है। तो अगर एक कोई ऐसी कार्य प्रणाली बनाई जाए कि उन्हें रोक करके जो है आप बसों के द्वारा, और इसके लिए कोई ऐप मत बनाइए, क्योंकि ऐप तो यहाँ हम लोग भी कोई बहुत ज़्यादा ऐप नहीं यूज़ करते जानने के लिए कि कहाँ क्या हो रहा है। तो वो मजदूर आदमी अभी क्या, उसके पास खाने को नहीं है, वो कहाँ ऐप में देखेगा कि क्या हो रहा है? उसको बताएगा कौन कि हाँ तुम्हें वहाँ जाना है तो बस यहाँ से मिलेगी, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुमसे किराया नहीं लिया जाएगा, तुमको पहुँचाया जाएगा। तो ये उसको कहाँ पता चलेगा? तो ये इसको एक सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो हाईवेज हैं वहाँ पे सरकार जो है कुछ इस तरीके की व्यवस्था करे कि आप बसेस वहीं पे जो हाईवेज से ही चल के लोग आएंगे, तो आप हाईवेज जहाँ पे जो एक शहर से दूसरे शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, आप वहाँ बसेस वो करिए, और वहाँ से अगर आप लोगों को सीधे बस में बैठा के भेजेंगे तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत सिंपल तरीका रहेगा, बजाय इसके कि आप ऐप बनाएं और हालांकि ऐप वगैरह से तो ऐसा हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं, जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त दर्शक, की बहुत सारी बसें हैं जो एक शहर से दूसरे शहर भी गई, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश भी गई और अलग अलग राज्यों में गई। लेकिन दिक्कत फिर कहाँ आ रही है? संजय राय साहब, बहुत छोटा कमेंट, क्योंकि कृष्ण मोहन पांडे जी से एक भी कमेंट नहीं लिया मैंने। देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले दूसरे स्टेट में फंसे हुए छात्रों को लाने की व्यवस्था किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले जो है बसों की व्यवस्था किया मजदूरों के लिए। मैं एक बात केवल छोटा सा कहूंगा कि 1971 में जब युद्ध हुआ था बांग्लादेश का, तो उस समय की भाजपा ने स्वीकार किया था कि एक अच्छा काम हुआ, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन आज का जो विपक्ष है, हर बात को निगेटिव करना, और मेजर आशीष जी को याद रहना चाहिए, कह रहे हैं कि घोषणाओं की सरकार है। हाँ। इन्हीं घोषणाओं के कारण सपा बसपा एक होकर लड़ी, फिर भी वोट और सीट भाजपा मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं इसी के चलते हम सवाल उठा रहे हैं कि भाई सियासत क्यों जरूरी है। अगर आपको अपनी व्यवस्था पर इतना विश्वास है तो आप जनता के बीच में जाइएगा सर। यहाँ डिबेट में तो आप ना चुनाव जीत जाएंगे ना हार जाएंगे सर। मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर आपको अपनी व्यवस्था पर इतना विश्वास है तो जनता के बीच में जाइएगा कि हमने ये व्यवस्था की थी, आने वाले वक्त में सदस्यता बनाती है। संजय जी, मैं कह ही रहा हूँ ना सर कि अभी मिस कॉल मार के सदस्य बनाती है। आपके जो सदस्य हैं वो मिस कॉल वाले हैं। हमें तो डर है कहीं पाकिस्तान से दाऊद ने मिस कॉल मार दे, अच्छे सदस्य उसको भी बना लेंगे अपनी फॉर्म भरवा लिया है, वो कहीं मिस कॉल लेकिन मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता हूँ। घोड़े हुए पैसा लेके कहीं वो भी ना मिस कॉल मार दें। मैं कृष्ण मोहन पांडे जी आपके पास आ रहा हूँ। कॉल पार्टी है भाई साहब, आपकी मिस कॉल पार्टी है, कृष्ण मोहन पांडे जी, मेरा सवाल आपसे है, अगर आप पार्टी के लिए पूछा रहे हैं, मिस कॉल पार्टी है ना, केवल संजय जी मिस कॉल पार्टी, आप नाम बदल लीजिए। आज जब पार्टी ऑफिस जाइएगा तो बताइएगा कि एक नया नाम दिया गया है मेजर साहब द्वारा, मिस कॉल पार्टी। मिस कॉल पार्टी आप जो विषय है ना, जो आज की जो डिबेट का भी विषय है, आप उसे मिस कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए मिस कॉल पार्टी एक उचित नाम रहेगा। लोग यहाँ अपने सुझाव दे रहे हैं और आप 1971 का पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं। ये क्या है सर? मैं यही तो नहीं चाहते सर हम, ये कम से कम ना हो इस वक्त। कृष्ण मोहन पांडे जी, मेरा सीधा सवाल है, मतलब ये पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कम से कम अगर वो कर रहे हैं तो आप मत करिए, नहीं हो रहा है भाई, थोड़ी देर बाद वो कहेंगे कि आप कर रहे हैं, अभी से प्रचार मत करिए सर, यही चलता रहेगा ना। कृष्ण मोहन पांडे जी, मजदूरों की जो तस्वीर सामने आ रही है, सरकार अगर व्यवस्था कर रही है तो फिर ऐसी तस्वीर क्यों आती है सामने? क्या सरकार ऐप की जगह बसों को वहां तैनात भी कर रही है, ट्रेन भी चल रही है, फिर ये मजदूर क्यों सर सड़कों पर हमें नजर आ रहे हैं? सबसे पहली बात है कि स्टूडियो में बोलना, एसी कमरे से निकल के आना और कहीं बोल देना, और दूसरा ग्राउंड पे काम करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, जो लोग मजदूर आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर, तो उनसे पूछिए कि वो किन राज्यों से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। आज 7 दिनों से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। जब रोड पे पूछ रहे हैं कि भाई आप कहां से आ रहे हैं, तो वो बोल रहा है महाराष्ट्र से आ रहा है, मजदूर बोल रहा है दिल्ली से आ रहे हैं, मजदूर बोल रहा है राजस्थान से आ रहे हैं, मजदूर एक बार नहीं बोल रहा है कि हम कर्नाटक से आ रहे हैं,
तमिलनाडु से आ रहे हैं, वो इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि वो सरकारें व्यवस्था कर रही हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान, पंजाब की सरकारें अपने मजदूरों, जो भी मजदूर हैं, उन मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाई है। जो भी घोषणा की है, उनके जीवन जीने के जो भी साधन हो सकते हैं, जो इस लॉकडाउन में उन्हें मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिल रहे हैं। और जब नहीं मिल रहा है और दूसरे तरफ से सरकार घोषणा कर रही है कि हम ट्रेन की व्यवस्था कर रहे हैं, आप लोग आइए, ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां पे संपर्क कीजिए, आपको भेजा जाएगा। तो ये लोग, अन्य सरकारें जो राजस्थान की है, मध्य प्रदेश की, इन सरकारों ने, राजस्थान की है, पंजाब की है, इन सरकारों ने बस एक काम किया, प्रोपेगेंडा रचा के छोड़ दिया, निकल रहे। ये जो रोड पे मजदूर आ रहे हैं, उनको जीवन की जो भी सुविधाएं हैं न मिली है, इसलिए वो घर से निकले हैं। जो वेलफेयर स्टेट का काम होना चाहिए वो आपने नहीं किया है, और ये आपका फेल्योर है। और आप अपने फेल्योर को केंद्र सरकारों पर और किसी दूसरे सरकार पर यदि लगा रहे हैं तो यह आपका मात्र और मात्र भ्रम है। दूसरी बात, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसने बसों को लगाया। और मैं रोड पे देख रहा हूं, प्रशासन के लोग आकर पानी दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, हम लोग के साथ मिलकर सहयोग कर रहे हैं। इस बात को क्यों नहीं करने को कोई तैयार है? उत्तर प्रदेश सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन ये जितने भी मजदूर आ रहे हैं, ये पंजाब से हैं, ये महाराष्ट्र से हैं, ये दिल्ली से हैं, ये वही लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है। और इतना जान लीजिए कि वो मजदूर दिल्ली के, बिहार के हो सकते हैं, झारखंड के हो सकते हैं, राजस्थान के हो सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये देश के सबसे पहले नागरिक हैं, इस देश के निर्माण कराने वाले लोग हैं ये। और यदि इनका अपमान करेंगे, पांडे जी मेरी बात तो सुन लीजिए, जवाब देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, इसका ध्यान रखना। मेरा एक सवाल सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि जो व्यवस्था बीजेपी की सरकार, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं प्रेमनाथ साहब आपके पास, एक सेकंड आ रहा हूं, बस मेरा एक सवाल है, उसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूं। पांडे जी, मैं यह पूछना चाह रहा हूं आपसे, आप कह रहे हैं कि पंजाब की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने व्यवस्था नहीं की, इसलिए मजदूर वहां से निकल गए। केंद्र सरकार कह रही है कि हमने सीधे मजदूरों के खाते में पैसे दिए। यूपी सरकार कह रही है कि हमने भी सीधे मजदूरों के खाते में पैसे दिए, जिसका राशन कार्ड जहां है वो वहां से जाकर अपना राशन ले सकता है। अब आप ये मुझे समझाइए कि जब केंद्र सरकार सीधे खाते में पैसा दे रही है तो क्या राज्य सरकार निकाल रही है उसे? कहां दिक्कत कहां आ रही है? आपकी बात सत्य है, लेकिन किसी भी राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश का यदि कोई मजदूर है और वो पंजाब में रहता है, मुंबई में रहता है, तो राशन में भी व्यवस्था नहीं हो रही है। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश में जो मजदूर फंसे हुए हैं वो भी पैदल जा रहे हैं। राजस्थान, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो या की जो मशीनरी है, जो पीडीएस सिस्टम है, उसी से लेगा। वो उत्तर प्रदेश के पीडीएस सिस्टम से लेने नहीं जाएगा, लेकिन वहां के पीडीएस सिस्टम की जो मशीनरीज है वो फेल हुई है, और उनके जो भी जीवन जीने के अधिकार, सरकार ने अब लिया है फैसला कि आप एक राशन कार्ड एक देश पहले ले लेती केंद्र सरकार। पांडे जी, केंद्र सरकार भी पहले ही दिन कह देती ना, ये पहले दिन नहीं 10 दिन बाद कह देती, एक देश एक राशन कार्ड। उसमें क्या दिक्कत आ रही थी? जब 50 दिन बाद ये बात समझ में आई तो पहले क्यों नहीं आई? वो केंद्र सरकार आज कहे या 10 दिन बाद कहे, वो ये एक सिस्टम है। ये लीजिए, आटा 5 किलो सिस्टम हो गया, देना, 5 किलो गेहूं देना, ये वर्तमान पर सरकार की। तो अगर यही सिस्टम है, यही सिस्टम तो बेकार है सर। ये सिस्टम अगर ऐसा ही है तो यही तो बेकार है सर। हम यही तो कह रहे हैं। वर्तमान में इन मजदूरों को, जो मजदूर जहां रुके हुए हैं, उनको राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी, आप कह रहे हैं उनको भोजन कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, उनकी जो भी जीवन की सुविधाएं होती उसको देते, लेकिन राज्य सरकार फेल्योर हुई है। और मैं केंद्र सरकार को भी इसमें, केंद्र सरकार हम किसी को क्लीन चिट देने के लिए या किसी पर आरोप प्रत्यारोप के लिए यहाँ पर नहीं बैठे। हमारी कोशिश ये कि व्यवस्था अगर कहीं गड़बड़ाई है तो उसे बताएं और फिर उसमें सुधार की कोशिश आप लोगों की जिम्मेदारी है। और इस एक्ट के तहत केंद्र सरकार को पूरा पावर होता है, और हम समझते हैं कि केंद्र सरकार की ये फेलोरिटी है, उसका जो है तैयारी नहीं है लॉकडाउन के लिए। और अभी भी जिस तरीके से पैकेज देना चाहिए था, खंडों में जो घोषणाएं हो रही हैं, उसका आम नीचे के मजदूरों को नहीं जा रहा है। ये केवल बड़े पूंजीपतियों के लिए, मालिकों के लिए और पैसे वाले लोगों के लिए ये सरकार जो 20,000 करोड़ पैकेज दी है, ज्यादातर हिस्सा उन्हीं को मिलेगा। इसलिए जो है मजदूरों की ये दुर्गति हो रही है।
नहीं, सरकार कह रही है हमने एमएसएमई के सेक्टर ये में दिया पूरी है, तरह से केंद्र कृषि सरकार में का दिया है। मिसमैनेजमेंट है। एक बार आता है कर्नाटक की सरकार से कि हम ट्रेन नहीं जाने देंगे, क्योंकि वहां के कंस्ट्रक्शन लॉ भी मिलती है कि अगर ये कंस्ट्रक्शन मजदूर उत्तर प्रदेश चला जाएगा तो हमारा काम कैसे होगा, तो उन्होंने ट्रेन आने से रोक दिया। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि बंगाल की सरकार इजाजत नहीं दे रही है, ट्रेन नहीं जाएगी। आज तक एक भी ट्रेन वेस्ट बंगाल के लिए लखनऊ से नहीं गई, जबकि तमाम जो है मजदूर मैं संजय राय साहब कुछ कराए कहना हुए चाह रहे हैं हैं। इस पर। तो ये तो हालत है, सही देखिए, इंफॉर्मेशन सरकार नहीं दे रही है। सरकार की व्यवस्था क्या है, कहाँ तकलीफ आ रही है, वो तो संजय राय साहब बेहतर बताएंगे। देखिए ऐसा है मृदुल जी कि हम अभी वर्तमान में जो मजदूरों की समस्या है उसको भी हल कर रहे हैं, चाहे ट्रेन चलाना हो, बस चलाना हो। हाँ, इतना मैं स्वीकार करता हूं कि जो मजदूरों की संख्या किसी बड़े महानगर में है और ट्रेन से भेजेंगे आप, तो एक दिन में या 3 दिन में सब संख्या नहीं जाएगी। और बहुत सारे लोगों को धैर्य जवाब दे दिया, वो चल दिए कि नहीं हम पैदल ही चले जाएंगे। वहां की प्रदेश सरकारों को जरूर उनको रोकने का, उनको चिंता करना चाहिए था। हम एक कदम आगे की बात करते हैं। एक कदम आगे की बात यह है कि जो अभी प्रेमनाथ राय साहब कह रहे थे 20,000 करोड़ का पैकेज, वो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, और उसके अंतर्गत सरकार ने यह व्यवस्था बनाया कि भविष्य में महानगरों में जो मजदूर हो उसको किराए का घर सस्ता कैसे मिले, उसके लिए सरकार पैसा लेकर के आई। इस पैकेज में सरकार ने 50 लाख रेहड़ी पटरी वाले जो लगाने वाले लोग हैं उनके लिए भी इस पैकेज में पैसा लेकर के आई है। मजदूर किराए के मकान में रहेगा तब ना जब वो रुकेगा, वो तो रुक ही नहीं रहा है। मृदुल जी जो संख्या मजदूर की है और जो सड़क पर है उसमें बहुत अंतर है। जो सड़क पर मजदूर आ गया वही तो दोनों संख्या जानना चाहते हैं सर, है कितनी संख्या नहीं। और दूसरी बात कि मृदुल जी, क्या ये जो मजदूर सड़क पर चल या ट्रेन से पहुंच रहे हैं, इसके बाद ये पूरा भारत बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, फिर मजदूर काम पे नहीं जाएंगे, सब अब यही तो हमारे सामने सवाल है, और यही तो कांग्रेस से भी हम पूछ रहे हैं। खत्म नहीं हो जाएगी। नहीं, हम ये भी तो कांग्रेस से पूछ रहे हैं, यही तो हम विपक्षियों से पूछ रहे हैं, यही तो हम सरकार से पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं हमने एमएसएमई में दिया है। अब एमएसएमई में अगर प्रोडक्ट बनेगा साहब तो उसके लिए बाजार भी खोलना पड़ेंगे। अब आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन हम 4 भी लाएंगे, तो बाजार भी खुलेंगे, कहाँ खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, और बाजार अगर खुलेंगे, फैक्ट्रियां खुलेंगी, तो वहां मजदूर कहाँ है, वो काम कैसे करेंगे? हम मना नहीं कर रहे खोलने के लिए, आप खोलिए सर, और हम मना नहीं कर रहे, लेकिन प्लान क्या है? अगर आप एमएसएमई सेक्टर खोल रहे हैं तो मजदूर नहीं है ना सर, फिर अभी आप ही कह रहे थे मजदूर नहीं है। नृपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, फिर जो है वापस जाएंगे, फिर काम करेंगे। यही तो मैं कह रहा हूं, अभी वो वापस आ तो पाए नहीं है, जाने की बात पहले हो गई है। और मृदुल जी सर वो आ तो पाए नहीं है, जाएंगे कैसे सर? यही तो हम, नृपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर। एक छोटा कमेंट ले लेता हूं उनका, जरूरी है सर। देखिए सारे एक आप मिनट ये बताइए कि डिमांड डेवलप कहां से करोगे? क्या आकाश से नृपेंद्र डिमांड जी। आएगा? आकाश से टपकेगा डिमांड? ये डिमांड डेवलप जो है इसी जो मध्यम देश वर्ग की है, जनता जो कह रही मजदूर है वर्ग कि है, अगर गरीब तबका मनमोहन है, सिंह जी यही हमारी डिमांड प्रधानमंत्री है। होते, देश की जनता कह रही अरे है मनमोहन सिंह कि की अगर बात मत मनमोहन करिए। सिंह आज मनमोहन सिंह जी ने 2014 में आपको सत्ता दे दी। इस देश में आप अमेरिका से 2020 की बात करिए। मनमोहन सिंह जी ने 8,000% जीडीपी देकर के आपको सत्ता दी थी, और आज आपने क्या हाल कर दिया देश का? आप वर्तमान की बात करिए। आज वर्तमान में क्या है कि आपने अगर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कर दिया है, कोरोना संकट आया, आपने केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्वस्त नहीं किया है, देश की जनता कह रही है, अर्थशास्त्र के सारे नियमों को भी ध्वस्त कर दिया है। मजदूरों को सीधे कैश ट्रांसफर करना चाहिए था, भय के माहौल दूर करना चाहिए था। और आपके द्वारा जो पैकेज का जो ऐलान किया गया, उस पैकेज में ऋण का प्रबंध है। नृपेंद्र जी मेरा एक सवाल है, एक मिनट संजय राय साहब, एक सेकंड रुक जाइए, मैं कुछ सवाल कर रहा हूं, मेरे भी तो कुछ सवाल है सर। नृपेंद्र जी, हम लोन की अदायगी कर पाने की स्थिति में हैं? नहीं, मैं क्या जानना चाहता हूं, आप लोन दे रहे हैं सर, मेला आयोजित कर रहे हैं, मेरी बात तो सुन लीजिए। अभी आप कह रहे हैं डायरेक्ट खाते में पैसे देने चाहिए, एनपीए का झोल तो ऐसा कब होता है देश में? ऐसा कब हुआ है? का झोल तो पहले ही देश सर ऐसा कब हुआ है कि आपने डायरेक्ट पैसे दे दिए? पैसा कहां से लाएंगे सर? आपने ऐसा कब देखा है कि डायरेक्ट पैसे दे दिए? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है तो जवाब दे दीजिए। ऐसा कब हुआ कि डायरेक्ट पैसे दे दिए? हेलो, हाँ सर मैं सुन रहा हूं आपको।
एक डीबीटी के माध्यम से उन्हें खाने के लिए पैसे दिए गए, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप कह रहे हैं कि डिमांड बढ़ाने के लिए डायरेक्ट लोगों के खाते में पैसे दे दीजिए, ऐसा कहां होता है सर? सुन पा रहे हैं आप नृपेंद्र जी? मुझे आवाज लगता है कि नहीं पहुंच रही है। बोलिए। हाँ। मैं यही पूछ रहा हूं सर आपसे कि ऐसा डायरेक्ट कब खातों में पैसे दिए जाते हैं? हेलो। हाँ सर, सुन रहा हूं मैं, जवाब दीजिए। एक बात जोड़ दूं छोटी। एक मिनट सर, देखिए वही आवाज की प्रॉब्लम हो जाती है फिर। नृपेंद्र जी बोलिए। डायरेक्ट आपने कहा खातों में पैसे दे दें, ऐसा कब हुआ है और ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? आप ये देखिए कि अगर आप कैश ट्रांसफर सीधे करते हैं, जैसे आप नरेगा के माध्यम से कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है ना सर, लेकिन आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट पैसा दे दीजिए फ्लो बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और अगर ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना सर। अगर आप देखिए, डिमांड डेवलप करने के लिए जरूरी है। आप डिमांड डेवलप नहीं करोगे, पैसा अगर मजदूरों के पास आएगा तब जाकर के उनके अंदर एक आर्थिक जो एक विपन्नता की स्थिति है वह दूर होगी, तब वह आगे की सोचेंगे। अभी तो वह जीने मरने के बीच में फंसे हुए हैं। यही तो सवाल है सर, अगर अभी जीने मरने की सोच रहा है तो पहली प्रायोरिटी तो यही कि उस तक खाना पहुंचे। तब वो आगे काम करने के लिए पहली प्रायोरिटी तो यही है ना सर, पहली प्राथमिकता तो यही कि पहले खाना पहुंचे, उसके बाद रोजगार की बात करें। अभी तो 5 मिनट में खाने की बात होती है, फिर 2 मिनट में रोजगार की बात आ जाती है, फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था आ जाती है। हमें ये सोचना होगा ना सर, पहली प्राथमिकता क्या है? मेजर आशीष, पहली प्राथमिकता है कि हम उनके हाथों में पैसे दें। ठीक है, आपको ऐसा लगता है? ऐसा नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, देखिए ना, पूरा साइकिल समझ लीजिए। आवश्यक राज्य सरकारें कहती हैं कि हमें केंद्र से पैसा चाहिए। सर, केंद्र के पास भी तो लॉकडाउन हुआ है तो पैसा नहीं पहुंच रहा है ना, ये तो हम सब जानते हैं। इसलिए शराब की दुकान खोली गई और व्यवस्थाएं की गई ताकि अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा पटरी पर लाया जाए। मेजर आशीष, देखिए, जो अगर मैं जितना अभी सुन रहा था, अगर आपको किसी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में डिमांड क्रिएट करनी है तो मैं समझता हूँ वो डिमांड मजदूरों से कम क्रिएट होगी, वो मिडिल क्लास से ज़्यादा क्रिएट होगी। मजदूरों के उससे उतनी डिमांड क्रिएट नहीं होती। वो लोग ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती है, वहाँ उनको रोज़गार मिलता है। उनको रोजगार तब मिलेगा जब मार्केट में जो वो बना रहे हैं वो बिकेगा। वो बिकेगा तब जब मिडिल क्लास खरीदेगा, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे यहाँ अगर हम देख लें तो जो मिडिल क्लास, जो हमारा जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है पूरे देश का, वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है। तो वही आपके लिए डिमांड जो है मार्केट में क्रिएट करेगा। अब सरकार डिमांड कैसे क्रिएट करे? तो जो मिडिल क्लास है, अगर इनको आप कुछ राहत दे देते, जैसे कोई भी छोटी मोटी इंसेंटिव्स मिल जाते कि इनकम टैक्स रेट्स में कुछ स्लैब्स या कुछ कंसेशन मिल जाता, या स्कूल फीस, या जैसे आपके बिजली के बिल, इस तरीके की राहत अगर मिडिल क्लास को, मध्यम वर्गीय परिवारों को मिल जाती तो कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा प्रोत्साहन बन जाता, एक थोड़ा अच्छा उनके लिए मैसेज चला जाता। जहाँ तो अगर वो आप कर देते तो एक डिमांड आप क्रिएट कर लेते। तो डिमांड क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मजदूरों का, जैसे मैं कह रहा था कि सबसे पहले उनको सेफली पहुंचाना है। और अगर कोई ये व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये मजदूर जो इतनी मुश्किलों से अपने घर पहुंचेंगे और एकदम से वापस फैक्ट्रियां जब चालू होंगी तो नहीं आएंगे, ऐसा तो बिल्कुल कतई नहीं होने वाला है। बहुत समझदारी का फैसला या अनुमान नहीं होगा कि इतनी मुश्किल से कोई चल के जाए, 1000 किलोमीटर पैदल चले, 700 किलोमीटर और फिर एकदम से वापस आए। अभी तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो पहले तो घर नहीं पहुंचे और आप घर से पहले रोजगार की बात कर रहे हैं। उस तरीके से वापस नहीं आएंगे। तो पहले चीज इंश्योर करना है कि इनको सेफली आप पहुंचाएं, ठीक, आप सेफली घर पहुंचाएं। सर, पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर? कृष्णमोहन पांडे जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कुछ अर्थव्यवस्था को लेकर ये कि मनमोहन सिंह होते इस तरीके का एक सवाल उठाया था। तो आज की तारीख में हमारे देश की जीडीपी जो है वो बांग्लादेश से नीचे है और पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में हमारे देश से मैं तो कह रहा हूं कि हमें कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। बातें करने के लिए आप बांग्लादेश से करेंगे, वो पाकिस्तान से करेंगे, कोई अमेरिका से करेगा, कोई नहीं, मतलब उन्होंने कुछ बात कही थी तो मैंने कहा ये पब्लिक मैं वही कह रहा हूं ना सर, हमें कम से कम अपनी देश की स्थिति को हमें ही सुधारना है, बढ़ाई करने के लिए आप लोगों को ही सुधारना है सर। आज वो हैं, कल आप होंगे। नहीं तो वो सुधारना आपको ही है। कितनी नीचे आप ये समझ लीजिए कि बांग्लादेश जैसे से जीडीपी हमारी नीचे है, एक छोटे देश से, ना सर, और पाकिस्तान में पेट्रोल ज्यादा सस्ता है। ठीक सर, मैं इस पर कमेंट करना, सर मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, आप बोलेंगे फिर वो बोलेंगे। उठा रहा था, बाकी आप जारी रखिए, समय ना बर्बाद कीजिए। वही ना चर्चा भटकती है और मैं चाहता नहीं हूँ सर।
विपक्ष एक के मिनट लोगों पांडे जी को अपनी भी बात जो कहते हैं। है संजय कि जी आपके कुछ पास आ रहा हूं मैं, मजदूरों आखिरी के लिए कमेंट सेवा आपसे कार्य लूंगा, करना चाहिए। आपसे लूंगा केवल पांडे जी। ट्विटर पर ट्वीट करने से नहीं ठीक है सर, स्त्री हो ठीक है जाती पांडे जी अपनी बात रख दीजिए। केवल ट्विटर पे ट्वीट करने से स्त्री नहीं हो जाती है। मृदुल जी, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि अभी ये समय आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। ये समय है केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जितना अधिक से अधिक सुविधा इन मजदूरों को दे सकती है, उसमें दो सुविधा बहुत ही जरूरी है। एक है कि उनको समय से भोजन मिल जाए, मतलब, और दूसरा हर राज्य, मैं चतुर्वेदी जी से बहुत ही इत्तेफाक रखता हूं कि उन्होंने कहा कि हर राज्य का अपना एक जिम्मेदारी हो कि वो अपने राज्य के बॉर्डर तक इन मजदूरों को छोड़े और अगले राज्य का जो भी सिस्टम है वो अपने अगले राज्य तक छोड़े, और जहां जिनको जाना है मजदूरों को पहले घर पहुंचाए, उनको सुरक्षित भोजन दे। ये आरोप प्रत्यारोप, ये अपनी अर्थव्यवस्था चलती रहेगी, ये तब चलेगी। मैं वही कह रहा हूं ना सर, सियासत तो है, आज भी है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन अभी कम से कम मजदूर को घर पहुंचा दें। संजय राय साहब, आरोप प्रत्यारोप नहीं, जो बिल्कुल इनकी को तो नहीं रखिए ना नृपेंद्र जी, हम कब कह रहे हैं कि मत रखिए, हम कब कह रहे हैं कि प्रश्न मत रखिए, प्रश्न रखिए, लेकिन अगर 1971, 84, 85, 86 और 6 साल 7 साल इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए ना, फिर अभी करिए 10 दिन के अंदर की चर्चा। संजय राय साहब, फिर मैं आखिरी कमेंट लूंगा प्रेमनाथ राय साहब का। मृदुल जी, मैं जो केंद्र और प्रदेश एक सेकंड प्रेमनाथ राय साहब, बस 1 मिनट दे दीजिए। हाँ, कि कैसे जल्द से जल्द ट्रेन और बसों के द्वारा प्रदेश सरकार ने अपनी जिम्मेदारी प्रेमनाथ जी बस 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए सर, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। कर रहा है कोई राज कुछ कर रहा है जी, हम समझते हैं कि प्रवासी मजदूरों के अच्छा उन्हें कहने दीजिए, केंद्र सरकार को लेना चाहिए, केंद्र सरकार नहीं ले रही है। बजट का पूरा हिस्सा केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार को घोषणा करना चाहिए कि मजदूर जो प्रवासी मजदूर जाएंगे आपको प्रेमनाथ राय साहब, आपको तो सारा कुछ खराबी दिख रहा है। जो प्रेमनाथ राय साहब, आपको तो सारा कुछ खराबी दिख रहा है, उन्होंने लगाया है। आप मध्य प्रदेश के पास बसें नहीं है, कुछ भी अच्छा दिख ही नहीं रहा है, नहीं है, ये करेंगे क्या? आपको केवल बीजेपी शासित राज्यों पर अनावश्यक आरोप लगाना है। आपको कोई सही चीज तो दिखाई देगी नहीं, क्योंकि आप प्रिजुडिस हैं, क्योंकि आप प्रिजुडिस हैं, आप विचारधारा के कारण प्रिजुडिस हैं, आपकी जो विचारधारा है उसके कारण प्रिजुडिस है। आपको कोई अच्छी चीज दिखाई नहीं दिखेगा। मेरी बात 1 मिनट, पहले आपकी सरकार आपकी पार्टी कोई काम करेगी तब तो दिखेगा भाई, आपके बोलने से थोड़ी दिख जाएगा। मृदुल जी, जनता देख रही है, मैं वही कह रहा हूँ ना सर, जनता देख रही है, तो मैं वही कह रहा हूँ, आप देख रही है, देख रही है, बिल्कुल। देखिए एक वक्त आएगा जब जनता जो देख रही है उसके पास समय भी होगा, वो देख परख कर क्या चुनना है वो भी चुनेगी, ये जनता बेहतर जानती है। वक्त बहुत कम है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का खास चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपने देखा किस तरह से मजदूर जो है वो अभी भी चल रहे हैं, सरकार कह रही है हम व्यवस्था कर रहे हैं, सरकार ये भी कह रही है हम भोजन खिला रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं, भोजन करा रही हैं, उन्हें पीने का पानी दे रही है, लेकिन फिर भी मजदूर निकल रहे हैं। और आरोप लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार कहीं ट्रेन नहीं आने दे रही है तो कहीं से बस चलने नहीं दे रही है। अब केंद्र सरकार के पास भी व्यवस्था करने के मौके हैं, व्यवस्था की जा रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि मजदूर इतने मजबूर क्यों और इस पर सियासत कब तक चलती रहेगी। एक छोटा सा